गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हाँ जी, एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ऑल राइट, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो आज मई का करंट आई थिंक वो उसमें अप्रैल आया है, मैं इसको एडिट कर दूंगा। आज हम लोग मई का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, जुमके सूरज जी लगा रहता है सर्दी जुकाम तो मुझे। मई का करंट अफेयर्स आज स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला क्लास है मई के लिए। तो जो अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी जनवरी 2021 से लेकर आपका अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर्स हमने कर लिया है, ठीक है। तो 112 लेक्चर्स लगे इतना पार्ट कवर करने में। आज लेक्चर नंबर 113 है, ठीक है। 113th लेक्चर है जिसमें हम लोग मई 2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। which has become first district in India to cover 100% of households under अटल बिहारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, ठीक है। देखिए अगर ब्लर है तो वो आपका स्क्रीन क्वालिटी का इशू है, तो उसमें आप क्या करिए, स्क्रीन पर टैप करिए और नीचे साइड देखिए एक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। सेटिंग्स में जाके क्वालिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके मिनिमम 360 पिक्सल कर लीजिए, ठीक है। अगर ब्लर दिख रहा है तो मिनिमम उसको 360 पिक्सल कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच हैज बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। बताइए, साजन जी ने तो आंसर बता दिया जम्मू। तो कौन सी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इस स्कीम के तहत 100% कवर होने वाली? ओके सर, तो मेजोरिटी इज द आंसर जम्मू, और बट करेक्ट आंसर इज सांबा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सांबा, ध्यान रखिएगा। मतलब ये स्कीम, हाँ, आप कह सकते हो जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके में लॉन्च की गई है। तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ जम्मू इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी जम्मू में। सांभा नहीं है, सांबा है, ठीक है, सांबा। सिर्फ बी फॉर बॉम्बे, बी एच ए नहीं है, भाभा वाला भा नहीं है, ठीक है। तो एक प्रधानमंत्री की एक पुरानी स्कीम है, अब तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग एक आध साल से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने सुना होगा आयुष्मान भारत, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये स्कीम का नाम है, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। तो इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, इसी का एक हेल्थ, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए गई है, ठीक है। तो इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है सेहत स्कीम, ठीक है। तो सेहत स्कीम कहाँ के लिए है? जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए। इसमें भी आपका सेम वही प्रोविजंस होंगे कि पर फैमिली 5 लाख रुपए का फाइनेंशियल कवर दिया जाएगा। एक तरीके का सरकार इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है हर फैमिली को। जैसे अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखें तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, तो 2% जो सबसे पुअरेस्ट फैमिली हैं इंडिया की, उनको ये कवर दिया जा रहा है। बट जम्मू एंड कश्मीर में 100% ये स्कीम लागू होगी, ठीक है। हर फैमिली को 5 लाख का कवर देगी भारत सरकार अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो या तो एक मेंबर यूज कर ले या सारे मेंबर्स यूज कर लें। पर फैमिली कितना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज करेगा 5 लाख पर पर्सन है या 5 लाख पर फैमिली है। तो 5 लाख पर फैमिली है आपका ये। तो जो स्कीम थी ना आपकी, ओरिजिनल स्कीम क्या थी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी के तहत ये स्कीम आपकी बनाई गई है। तो जन आरोग्य योजना ये वाली कौन सी स्कीम थी? ये आपकी स्कीम थी, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसको कंप्लीटली सरकार फाइनेंस कर रही है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करेंगी, जहां जो जो स्टेट इसको लागू करेंगे। और इसमें भी वही है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिया जा रहा है।
फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। सेकेंडरी एंड टर्शरी क्या होता है, जैसे बीमारियां 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी जाती, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में जैसे आपको फीवर हो गया, जैसे मेरे को अभी कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ठीक है, तो प्राइमरी में आपका ये सब आ जाता है। और सेकेंडरी में आपका आ जाता है, जैसे मान लो आपको कोई ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। और उसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दो, मान लो कोई कैंसर जैसी बीमारी है या कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, ट्यूमर वगैरह हो जाए, तो वो आपका टर्शरी की कैटेगरी में आ जाता है। तो 3 तरह की आपकी केयर्स होती हैं, तो ये जो कवर करेगी, ये कवर करेगी आपका सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, ठीक है। तो इसमें आपका सरकारी हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधा अवेलेबल है, और कुछ प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, मतलब ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जिनसे भारत सरकार का मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे भी जाकर आप ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको एक हेल्थ कार्ड मिल जाता है, ठीक है, एक आयुष्मान कार्ड मिल जाता है, उसको आप हॉस्पिटल में दिखाएंगे, आपको वो इंश्योरेंस का पैसा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप वहां से जो भी हॉस्पिटल का बिल है उसका पेमेंट कटवा सकते हैं। तो ये पूरा आपका स्कीम का नाम था, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो सेहत स्कीम है वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, वो एक्सक्लूसिवली है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू फॉर्मुलेट अ फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स टू ट्रैक, आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट द रियल नीडी एंड डिस्ट्रेस फार्मर्स, ठीक है। देखो, आपको भी पता है कि फार्मर्स की हालत कितनी डिस्ट्रेस्ड है, और अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो उसकी वजह से काफ़ी उनको नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, उनको आइडेंटिफाई पहले हमें करना पड़ेगा, तभी तो हम उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूशन है जो एक इंडेक्स बना रही है, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स, जिसमें वो क्या करेंगे, ऐसे फार्मर्स उन जो परेशान हैं, जिनको ज़रूरत है, रियल में नीडी हैं, उनको वो क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। ताकि ये स्कीम से फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक्चुअल में जहां ज़रूरत है वहीं आप सपोर्ट करोगे डायरेक्ट जाके, ठीक है। तो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है, ये इंस्टीट्यूशन हेल्प करेगी। तो क्या लगता है, अब देखो, इतना तो आप समझ जाओ कि आरबीआई तो नहीं हो सकता सर, कि आरबीआई के पास इतना काम नहीं है कि वो मतलब एक एक फार्मर को जाके ढूंढे। एसबीआई भी ऑप्शन नहीं लगता है। एग्रीकल्चर कह सकते हो, नाबार्ड कह सकते हो। तो यहां पर अगर सपोर्ट करेगी तो नाबार्ड करेगी। करेक्ट आंसर इज नाबार्ड, ठीक है। तो आप लोग भी मेजोरिटी इज विद द आंसर सी, तो करेक्ट आंसर इज नाबार्ड। तो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स कौन बना रहा है, नाबार्ड बना रही है। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स कौन बना रहा है सर, ये बना रहा है आपका नाबार्ड। नाबार्ड है क्या सर, देखो हमने क्या करा है, हमने कुछ रीजन, मतलब कुछ स्पेसिफिक बैंक्स बना रखी, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक बैंक्स बना रखी हैं जिनका टारगेट क्या है, अपने सेक्टर की बैंक्स को लोन देना। जैसे एग्रीकल्चर में है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का काम क्या है, नाबार्ड का काम है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर किसी बैंक को लोन देना है तो ये सपोर्ट करेगी। इसी तरह से आपका जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, तो हाउस लोन देने के लिए कौन सी बैंक हेल्प करती है, एनएचबी हेल्प करती है। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो हमने हर एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए स्पेसिफिक टाइप का बैंक बना रखा है, ठीक है। सिडबी है, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक्सक्लूसिवली हमने एक बैंक बना रखा है, नाबार्ड। फुल सॉरी, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड इज प्लानिंग टू फॉर्मुलेट अ फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स टू ट्रैक, आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट नीडी एंड डिस्ट्रेस फार्मर्स, ठीक है। तो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स में होगा क्या, तो जो भी हाई फ्रिक्वेंसी डेटा होगा कि एग्रीकल्चर वैल्यूवर, जैसे मान लो किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मानसून की बारिश ही ना हो रही हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा हो, ठीक है। तो अगर इस तरह की किसी गांव में सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इस तरह की गांव में कोई किसी गांव में सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, वहाँ की गाँव की क्लाइमेटिक कंडीशन में कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर गांव में अगर मानसून की दिक्कत है, क्लाइमेट की दिक्कत है, तो ज़रूर फार्मर को भी दिक्कत होगी, तो उस गांव में हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो वही ये फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स काम करेगा। तो पॉलिसी मेकर्स और सरकार उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करेगी।
और जितना लेवल ऑफ डिस्ट्रेस है कि मतलब आपका नुकसान 1 लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, जितना लेवल ऑफ डिस्ट्रेस है उसी के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को 2-2 लाख दे देंगे, तो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे अभी हमने देखा था जन आरोग्य योजना, इसका यूनिफॉर्म है, इसमें कुछ यूनिफॉर्म नहीं है। तो नाबार्ड के बारे में देख लो। नाबार्ड क्या है? एक डेवलपमेंट बैंक है जो इसका फोकस कितना है? प्राइमरीली ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, रूरल सेक्टर पे ये काम करती है। देखो एक चीज ये याद रखना, नाबार्ड डायरेक्ट कस्टमर को लोन नहीं देता है। ठीक है, आप सोचो कि डायरेक्ट नाबार्ड से फार्मर जाके लोन ले लेगा, ऐसा नहीं है। नाबार्ड किसको लोन देता है? नाबार्ड बैंक्स को लोन देता है। और जो लोन नाबार्ड बैंक्स को देगा वो लोन कंपलसरी है कि बैंक्स किसको देंगे? रूरल एरिया में देंगे या फिर फार्मर्स को देंगे। ठीक है, तो वो बैंक्स के लिए कंपलसरी हो जाता है कि अगर आपने नाबार्ड से पैसा लिया है तो कहाँ दोगे? एग्रीकल्चर में दोगे। नाबार्ड किसी कानून के तहत बना है? बिल्कुल, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक बातें हैं रिगार्डिंग नाबार्ड, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The Ministry of MSME has launched this certification scheme to boost the MSME ecosystem in the country. The Ministry of MSME has launched this certification scheme to boost the MSME ecosystem in the country. Z plus add multi. बताइए। The Ministry of MSME has launched this certification scheme to boost the MSME ecosystem in the country. Z plus add multi. चलो जी, मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर इज Z। ठीक है, Z बोले तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। अब इसका मतलब समझते हैं। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मतलब क्या है? तो एमएसएमई जो एंटरप्राइज है, एक्चुअल में ये स्कीम पहले की है। अगर हम बात करें, एक स्कीम थी पहले सरकार की, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। ठीक है, 2016 में एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, तो पहले जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट समझ लेते। 2016 की कहानी है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक स्कीम लॉन्च की, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इन्होंने इसमें टारगेट किया था कि जो भी हम एमएसएमई में प्रोडक्ट बनाएंगे, एमएसएमई क्या है? जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। ठीक है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपकी अगरबत्ती बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, जो भी छोटे छोटे मान लो लोकल लेवल पे जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो क्या है? एमएसएमईज है। तो इनकी एमएसएमईज में हमें क्या सरकार ने कहा? सरकार ने कहा कि हमें इंश्योर करना है कि वो क्या करें? जीरो डिफेक्ट दें। मतलब उनका जो प्रोडक्ट बने उसमें डिफेक्ट ना हो। मतलब जैसी डिजाइनिंग की जाए प्रोडक्ट की, एक्चुअल प्रोडक्ट भी वैसा ही बने। ठीक है, और उसको बनाने में वेस्ट कम हो, मिनिमम हो, जीरो वेस्ट हो। मतलब अगर उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर कोई मटेरियल यूज हो रहा है तो वो ऐसा ना हो कि बहुत, मान लो इतना हैवी मटेरियल आप लाओ और उसका सिर्फ इतना हिस्सा यूज करो, ये पूरा वेस्ट हो जाए। तो जितना भी वेस्टेज हो वो मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, और जीरो इफेक्ट का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा हो वो क्या हो? कम हो। जीरो एयर पॉल्यूशन हो, सॉलिड वेस्ट ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, तो ये कहलाता है जीरो इफेक्ट। तो इसी को कहते हैं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ये सरकार की योजना थी। सरकार ने कहा था उसको बनाने में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और उससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट पे। दैट वाज द जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो हो गई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम क्लियर है कि नहीं है सर? अब 2016 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो इस पे काफी काम चला, तो सरकार ने कहा इसी को हम थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करते हैं। तो सरकार ने क्या कहा? ऐसे एमएसएमई, अब देखो सरकार ने कह दिया कि हम सब मिलके ये काम करेंगे, तो जब तक आप किसी भी इंडस्ट्री को इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो नहीं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सरकार ने कहा ठीक है,
आप जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पे काम करो तो इसके लिए हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप अच्छा काम करोगे, हमारी बात मानोगे कि जीरो डिफेक्ट प्रोड्यूस करो, जीरो इफेक्ट प्रोड्यूस करो, तो हम आपको उसके रिलेटेड एक सर्टिफिकेट देंगे जिसका नाम होगा जेड सर्टिफिकेट। और अगर आपने मान लो किसी प्रोडक्ट आपने मतलब कसम खा ली, देखो मैंडेटरी नहीं है। पहले तो जो भी एमएसएमई इस स्कीम को अपनाना चाहती, पहले वो क्या करेगा, अब एक शपथ लेगा, प्लेज लेगा कि हाँ हम जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के तहत प्रोडक्ट रेडी करेंगे। और उसके बाद वो जितना अच्छा प्रोडक्ट रेडी करेंगे, मतलब जितना उसमें कम डिफेक्ट होगा, जितना उसमें कम इफेक्ट होगा इन्वायरमेंट को, उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें जेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। जेड सर्टिफिकेट के भी अलग अलग लेवल्स होंगे, ठीक है। लेवल 1 ब्रॉन्ज, लेवल 2 सिल्वर, सबसे बढ़िया लेवल लेवल 3 गोल्ड। और इसी के अकॉर्डिंग फिर उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इंसेंटिव दिए जाएंगे, सब्सिडीज दिए जाएंगे टू दोज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये है आपका जेड सर्टिफिकेशन स्कीम। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जेड सर्टिफिकेशन स्कीम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये पार्ट क्लियर है कि नहीं है? देखो, अगर आप ऐसा सिर्फ रट के चले आओ ना कि जेड सर्टिफिकेट एमएसएमई में होता है, तो हो सकता है आप लास्ट तक भूल जाओ, ठीक है। हो सकता है आप लास्ट तक भूल जाओ, ठीक है सर। तो जरूरी ये है, तो सर जरूरी तो भैया ये है आपका कि इसको एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लोगे फिर नहीं भूलोगे आप। ऑल राइट सर। चलिए, आपके जोश वर्धक अंगूठों से पता चल रहा है चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, आज समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अच्छा, एमएसएमई की बात निकली है तो स्कीम्स देखो एग्जाम में आती रहती हैं। अभी देखो यूपीपीसीएस का कल ही एग्जाम हुआ है, उसमें देखो मैं स्कीम बहुत बताता था, स्वनिधि, और आ गई इस बार स्वनिधि, है ना। मैं बहुत इस फोकस देता था, स्वनिधि स्वनिधि ये स्कीम पूछ सकता है, पूछा भी है। अरुणाचल में एलडीसी के पेपर में स्वनिधि से पूछा था। तो आ गई ये स्कीम एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसी ये स्कीम डायरेक्ट आ जाती है, अगर पढ़ी होगी तो कर दोगे, आप नहीं पढ़ी होगी तो फिर रिग्रेट करोगे। तो इसीलिए कुछ और इनिशिएटिव्स के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जो एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार चला रही है, ठीक है। जैसे आप, अब ये आपके ऊपर है, अब आप इन्हें चाहो तो ये आपके लिए वॉलेंटरी, अगर चाहो तो इनको एक एक बार पढ़ लेना कि हर स्कीम में क्या है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्कीम फॉर प्रोमोटिंग इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर स्कीम, ठीक है, स्फूर्ति, पीएमईजीपी, interest subvention scheme for incremental credit to MSMEs, credit guarantee scheme for micro and small enterprises, चैंपियंस पोर्टल, ठीक है। तो ये स्कीम देखो, अगर बहुत पुराने करंट अफेयर्स छांटोगे तो कहीं ना कहीं ये हमने पढ़ी है सारी स्कीम, ठीक है। और अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो एक बार अच्छे से इनको एक एक करके खुद से भी पढ़ के देखिए, ठीक है कुछ भी नहीं, नाम में मत जाना, नाम उनके बहुत टफ है, बट स्कीम में वही छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। जैसे इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब जो लोन दे रखा है एमएसएमई को, वो लोन का इंटरेस्ट कम कर देंगे, ठीक है। तो वही उसी को इंटरेस्ट सबवेंशन बोले। तो इस तरह की स्कीम्स के ये नाम है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लो, इनके बारे में आप जरूर पढ़ लो, आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसा पार्ट होता है, लोग इससे घबराते हैं कि ये याद नहीं होती, लेकिन इसको एक बार आप समझ लोगे ना तो इसमें रटने वाली कुछ चीज ही नहीं होती है। स्कीम सबसे आसान चीज होती है, एक बार समझ लिया ना स्कीम का पर्पज क्या है, तो नाम में ही पर्पज लिखा होता है, ठीक है। तो एक बार समझ लिया, कभी नहीं भूलोगे आप। अब जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत अगर पढ़ा है तो कभी नहीं भूलोगे, हेल्थ सेक्टर की है, ठीक है। तो रिवीजन जरूरी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा वाज प्रेजेंटेड द व्हाइटली गोल्ड अवार्ड फ्रॉम यूके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी, ठीक है। अवार्ड का नाम व्हाइटली गोल्ड अवार्ड फ्रॉम यूके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी, वाइटली फंड फॉर नेचर, ठीक है। वाइटली गोल्ड अवार्ड कौन देता है? वाइटली फंड फॉर नेचर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोवाइड करता है वाइटली अवार्ड, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। तो डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा को किस एनिमल की कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड मिला है? हाँ जी सर, तो डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा को ये अवार्ड किस लिए मिला है?
हाँ जी सर, बताइए। बहुत बढ़िया। तो एवरीवन इज गोइंग विद पक्का स्नो लेपर्ड। बिल्कुल। तो डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा को वाइटली अवार्ड मिला है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर याद रखना, स्नो लेपर्ड। ये अवार्ड कौन देता है? वाइटली फंड फॉर नेचर अवार्ड देता है। ठीक है, इनको पहले भी मिल चुका है ये अवार्ड, 2 बार मिल चुका है। ठीक है, तो पहला अवार्ड इनको मिला था 2005 में। देखो, चारुदत्त मिश्रा हैं कौन? ही इज द को फाउंडर ऑफ मैसूर बेस्ड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्नो लेपर्ड ट्रस्ट। अच्छा, ये बता दो, स्नो लेपर्ड कहाँ का स्टेट एनिमल है? स्नो लेपर्ड किस स्टेट का एनिमल है? मतलब स्टेट भी हो सकता है, वो यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, कोई बता सकते हैं? लद्दाख, बहुत बढ़िया, लद्दाख का है ये। ठीक है, तो देखो, यूके बेस्ड जो ये जो वाई WFN है, वाइटली फंड फॉर नेचर, इन्होंने कहा था इनको अवार्ड मिला है फॉर इज वर्क इन 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज। ठीक है, 12 स्नो लेपर्ड वाली कंट्रीज हैं, जिसमें आपका अफगानिस्तान आता है, चाइना भी आता है, रशिया भी आता है। मतलब इन एरियाज में आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएगा। हिमालयाज में जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। National Behavior Change Communication Framework for Garbage-Free Cities has been launched under which mission or program? बताइए सर। नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिशन या प्रोग्राम? मतलब सिटीज को गार्बेज फ्री करना हमें, तो ये एम किस प्रोग्राम के तहत लिया गया? तो गार्बेज फ्री करने के लिए हमें कुछ फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाना पड़ेंगे। ठीक है, अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। तो बिहेवियर में क्या क्या चेंज लाना पड़ेंगे, कम्युनिकेशन में क्या क्या चेंज लाना पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा फ्रेमवर्क बनाया। तो ये सारा जो काम हो रहा है किस स्कीम के तहत हो रहा है, ये वो पूछ रहा है। अब देखो, कूड़ा वगैरह मैनेज करने के लिए आपका कौन सा प्रोग्राम होता है? वो होता है स्वच्छ भारत प्रोग्राम। ठीक है, उसके लिए सर कौन सा प्रोग्राम होता है? स्वच्छ भारत प्रोग्राम। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इज स्वच्छ भारत प्रोग्राम। स्वच्छ भारत प्रोग्राम ये 2.0 चल रहा है। ठीक है, अब क्या है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। पिछला जो प्रोग्राम था वो फोकस था मेनली रूरल एरिया पे, अब हमने फोकस करा है अर्बन एरिया पे। ठीक है, तो इस बार का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका नया सिक्वल आ गया अर्बन 2.0। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है किस मिनिस्ट्री के अंडर चल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री होम ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर। देखो, यही छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछ लेता है, इनको अगर आप नोटिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो गार्बेज फ्री सिटीज बनाने के लिए सारा प्रोग्राम रचा गया है। आप चाहो तो इसके बारे में, स्वच्छ भारत मिशन जो 2.0 है, इसके बारे में पढ़िए थोड़ा सा, अपनी तरफ से भी थोड़ा कोशिश करिए कि आप चीज़ों को सीखिए। ठीक है सर, मॉर्निंग अलार्म ए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली विच हाई कोर्ट स्टेटेड दैट मदर नेचर इज अ लिविंग बीइंग विद अ लीगल एंटिटी? हाँ जी सर, बताइए। रिसेंटली विच हाई कोर्ट स्टेटेड दैट मदर नेचर इज अ लिविंग बीइंग विद अ लीगल एंटिटी? दिल्ली, बॉम्बे, मैड्रास, कैलकाटा।
हाँ, तो ये कहा है मद्रास हाई कोर्ट ने, ठीक है, किसने? मद्रास हाई कोर्ट। क्या कहा? द कोर्ट इज हियर बाय डिक्लेयरिंग मदर नेचर अ लिविंग बीइंग हैविंग द स्टेटस ऑफ ए लीगल पर्सन with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person in order to preserve and conserve it। तो अब इससे होगा क्या? हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बाद से, जो मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने जो ये जजमेंट दी है, इसके बाद से अब आप नेचर के अगेंस्ट अगर कोई काम करोगे तो वो आप नेचर के अगेंस्ट नहीं कर रहे हो, एक लिविंग एंटिटी के अगेंस्ट कर रहे हो, और वो लिविंग एंटिटी अपने कुछ राइट्स रखता है, अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स रखता है, ठीक है। तो अब कोर्ट्स के लिए आसान हो जाएगा नेचर के अगेंस्ट काम करने वालों के अगेंस्ट लगाम लगाना, ठीक है। मान लो कोई माइनिंग कर रहा है, ठीक है, अब माइनिंग करने में आप जैसे सरकार पहले क्या होता था, अगर नेचर को दिक्कत है तो कोर्ट्स इतना ज्यादा कोई एक्शन नहीं ले पाती थी। हाँ, अगर एज ए पर्सन आपको मान लो कोई दिक्कत है तो कोर्ट ज्यादा एक्शन लेंगे, आपका फंडामेंटल राइट वहां पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी नेचर के साथ ये हो रहा था कि नेचर वाज सेकेंडरी। अब नेचर भी अगर लिविंग एंटिटी मान लिया गया, नेचर भी अगर लिविंग एंटिटी मान लिया गया, तो उसका भी तो आर्टिकल 21 होगा, उसकी भी तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होगी। तो अब नेचर को नुकसान पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, कोर्ट्स के पास अब पावर ज्यादा आ गई, ठीक है। कोर्ट्स के पास रिगार्डिंग नेचर अब पावर ज्यादा है, वो इजीली इनको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जजमेंट किसका था? मद्रास हाई कोर्ट का था। चलो सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज इज ऑन विच रिवर? झेलम, सतलज, चेनाब, नीलम। बताइए सर, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज इज ऑन विच रिवर? झेलम, सतलज, चेनाब, नीलम। बताइए जी। बहुत बढ़िया। तो भैया इसमें सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आ रहा है, और चेनाब मतलब सी, मतलब मेजोरिटीज विद सी। खैर इसमें करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इट इज चेनाब रिवर, ठीक है। तो जो आपका क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है वो किस रिवर पे चल रहा है? चेनाब रिवर पे चल रहा है। चेनाब रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। इंडस रिवर में आपकी कौन सी रिवर मिलती है आके? चेनाब मिलती है। देखो इस पे काफी डिस्प्यूट था पहले, एक्चुअली में होता क्या है, इस तरह का कुछ मैप है, ठीक है। ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, ये आपका इस तरह से जो आ रही है ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो यूपीएससी में फंसा था इसलिए, ठीक है। अभी तक देखो मैं ये पढ़ा के आता था कि चेनाब इसमें आके मिलती है और चेनाब में मिलती है सतलुज, ठीक है। अभी तक जो मैं पढ़ा के आता था, ठीक है, इंडस आई और इसमें चेनाब आई और चेनाब में आके मिलती है सतलुज। अभी तक हमारा ये मतलब ये मेरा पढ़ाना रहता था, ठीक है। ये मैं क्या पढ़ाता था, मैं ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से पढ़ा रहा था, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी जो इस तरह से मान रही थी कि इंडस में चेनाब मिली, चेनाब में मिल रही है सतलुज। अब यही सवाल लास्ट ईयर यूपीएससी में आया था, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि इंडस में बताओ डायरेक्ट कौन सी रिवर मिलती है, चेनाब मिलती है या सतलुज मिलती है। तो इसमें ये काफी क्वेश्चन डिबेटेबल रहा था, कई कोचिंग्स ने, बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने क्लेम किया था कि आंसर होना चाहिए सर चेनाब, ठीक है। कई बुक्स वगैरह मैंने देखा होगा किसी बुक में, तो उन्होंने क्लेम किया था कि आंसर होना चाहिए चेनाब। मैंने भी इससे पहले यही पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे अब मैं चेंज करूंगा क्योंकि यूपीएससी ने जो करेक्ट आंसर की, अभी अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो जिस दिन उनका फाइनल रिजल्ट आता उस दिन वो प्रीलिम्स की आंसर की रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने प्रीलिम्स की आंसर की रिलीज करी तो उसमें जो करेक्ट आंसर था वो था आपका सतलुज, ठीक है। तो इंडस में उनके हिसाब से जो आके डायरेक्ट मिल रही है वो है सतलुज, और सतलुज में जो आके आपकी रिवर मिलती है चेनाब, ठीक है। अब देखो हमें इससे मतलब नहीं है कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है, थ्योरेटिकली क्या है, इस पे हम पीएचडी करें, हमें उससे मतलब नहीं है। जो हमारे स्टैंडर्ड ऑर्गन कमीशन है जैसे यूपीएससी है, ये हमारा सबसे माई बाप है, ठीक है। जो इतने भी स्टेट कमीशन उन सबका ये माई बाप है, ठीक है। तो अगर इसने किसी को करेक्ट मान लिया तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, यस और नो, ठीक है। अगर उसने किसी को करेक्ट माना है तो फिर दुनिया में कुछ भी लिखा हम इसी को करेक्ट मानेंगे, क्योंकि भैया हमें नॉलेज नहीं, हमें नंबर चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें चाहिए नंबर, तो ध्यान रखिएगा। तो इंडस में कौन सी मिलती है? सतलुज, और सतलुज में आके आपकी मिलती है चेनाब। अभी जो चेनाब आपकी आके मिल रही है ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो दो रिवर से मिलके बनी है, ठीक है। तो इंडस में
ये इंडस है, इसमें आपकी चेनाब जो मिल रही है सतलुज के थ्रू, ये चेनाब है। चेनाब दो रिवर से मिलके बन रही है, चंद्रा और भागा, ठीक है। दो रिवर से मिलके बन रही है चंद्रा, और आपकी दूसरी रिवर कौन है, भागा। ये सारा इलाका आपका रोहतांग पास के नियर बाई वाला इलाका है, नियर बाई रोहतांग पास, दो रिवर से चंद्रा और भागा, उनको मिलके बनती है चेनाब, और चेनाब अल्टीमेटली किस में मिल जाती है जाके, इंडस में मिल जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। पूरा जम्मू रीजन, जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, फिर बाद में ये इंडस में मिल जाएगी। इसके ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं चेनाब के ऊपर, जैसे रैतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सलाल, दुलहस्ती, पाकल दुल, कीरू, बगलिहार, बगलिहार इसमें मेंशन नहीं, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, ये सब किस पे हैं, ये सब प्रोजेक्ट्स आपके हैं किस पे, चेनाब पे। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी न्यूज में आ जाता है। नानो ही क्या कह रहे हैं, गायब, कौन गायब हो गया? हाँ जी, पहले मैं कहता था इंडस का वाइस कैप्टन, अब वाइस कैप्टन चेनाब नहीं, आप किसको कहेंगे सर, सतलज कहेंगे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से ये रिवर्स आपको बनती हुई निकलेंगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which country has become the second country in the world to adopt bitcoin as the official currency? केन्या, घाना, नामीबिया या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बताइए सर। which country has become the second country in the world to adopt bitcoin as the official currency? केन्या, घाना, नामीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। करेक्ट आंसर दीजिए। केन्या। अच्छा, फर्स्ट याद है, देखो बिटकॉइन एज अ ऑफिशियल करेंसी जो अडॉप्ट करने वाला पहला कंट्री था वो था एल सल्वाडोर, फर्स्ट कंट्री, ठीक है। फर्स्ट कंट्री कौन था, एल सल्वाडोर, ये फर्स्ट था। इसीलिए वो पूछ रहा है सेकंड कंट्री, तो सेकंड कंट्री इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक। सेकंड कंट्री इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये बिल्कुल देख रहे हो अफ्रीका के सेंटर में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कहाँ कहाँ से बॉर्डर बना रही है आपका, इधर कैमरून है, इधर चाड है, इधर साउथ सूडान है, सूडान भी है, डीआरसी है, कॉन्गो है, गैबोन नहीं है, ठीक है, गैबोन से बॉर्डर नहीं है, तो ये इन सारी कंट्री से बॉर्डर बनाता है। चलो जी, इतना ही था इसमें, छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट? ग्रीन मतलब अनाज, अनाज से बनता है, अनाज से बनाएंगे क्या बनाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट इंडिया का पहला। अच्छा, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दो वर्ड होते हैं। ग्रीन फील्ड मतलब एक प्रोजेक्ट को कहते हैं, अगर मतलब जैसे ये समझो कि अगर आपका घर है, ठीक है, अगर मान लो ये खाली जगह पड़ी थी, इस खाली जगह में अगर आप घर बनाओगे तो ये जो घर बनाना है वो कौन सा घर होगा, ग्रीन फील्ड वाला घर होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ऑलरेडी घर बना हुआ था कोई, मान लो यहाँ पे कोई झोपड़ी वगैरह बनी हुई थी, आप इसको तोड़ के नया घर बना रहे हो, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट होगा ये कहलाएगा ब्राउन फील्ड, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड मतलब ये, ग्रीन फील्ड मतलब वहां पे पहले कुछ नहीं था, अब शुरू से बिल्कुल नया प्लांट बनाया जा रहा है। सॉरी, विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट? महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, बताइए सर। महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा। बिहार तो सर पहले हटाओ, यहाँ सर क्या, यहाँ तरक्की की बात सर यहाँ होती नहीं है, बिहार तो सर होगा नहीं। हाँ भैया, करेक्ट आंसर इज बिहार, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बिहार। अब देखो जैसे ये इथेनॉल है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम किसमें, डीजल में, पेट्रोल में, ताकि डिमांड कम हो। जैसे हमें डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है, खर्चा ज्यादा होता है, तो अगर उसमें हम कुछ इथेनॉल मिला दें जो हमारा मेड इन इंडिया हो, तो हमें बाहर से जो कंजम्पशन है वो क्या होगी, इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, तो और वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए हमने कंसेप्ट निकाला, हम यूज करेंगे बायोफ्यूल।
तो जैसे इथेनॉल, इथेनॉल भी क्या है, एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल बनता कैसे है, ये बनता है ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे कोई मतलब चीज जिंदा हो या कभी जिंदा रही हो, तो उसको आप क्या करो, उसको हम बायोफ्यूल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है बायोफ्यूल। तो सॉलिड में जैसे लकड़ी है, ठीक है, सूखा पौधा है, आपका खाद है। लिक्विड में जैसे बायो इथेनॉल, बायोडीजल। गैस में जैसे बायोगैस निकलती है। तो ये सब क्या हो गए, आपके बायोफ्यूल्स हो गए। इनको या तो आप रिप्लेस कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो डीजल पेट्रोल में मिक्स करके, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकते हैं आपको, ठीक है। कई एनर्जी जहां पर हमें जनरेट करनी हो, यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। मतलब एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो अब सवाल आता है कि सर बायोफ्यूल्स की कैटेगरीज क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरीज है आपकी फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, ठीक है। पहली कैटेगरी है आपकी फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स मतलब जैसे ऐसे बायोफ्यूल्स जो किससे बने हो। देखो जनरेशन डिपेंड करना आप कौन सा फूड सोर्स यूज कर रहे हो। अगर जैसे आप शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, आप कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी यूज करके जो फ्यूल बना रहे हो, वो कहलाता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। जैसे कि आपका बायो अल्कोहल, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायो ईथर, बायोगैस, ये सब क्या है। बायोगैस नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम ज्यादा पूछा जाता है। ये सब क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। मतलब इसमें आपने बहुत कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, आपने बस वही जो चीजें आपके पास अवेलेबल थी उसी को यूज करके जो आपने फ्यूल बना दिया, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन मतलब जनरेशन इन द सेंस जब आपने बायोफ्यूल बनाने की स्टार्टिंग की तो आप कैसे इवॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, सारा कूड़ा एक गड्ढे में इकट्ठा करा, वो सड़ता गया और उसके बाद वहां से क्या निकाल लिया हमने, गैस निकाल ली, वो बन गई बायोगैस। तो ये तो बहुत ही बेसिक तरीका था। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। इसी तरह से फिर हमने इस चीज को और इवॉल्व करा, फिर हमने बनाया सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। देखो फर्स्ट जनरेशन में तो हमने फूड क्रॉप यूज की थी, इसमें हमने नॉन फूड क्रॉप यूज की थी, ठीक है। ऐसी क्रॉप जो खाने वाली नहीं है, जिनको हम वेस्ट वेस्ट समझते हैं। जैसे कि आपने मतलब स्टेम यूज करी, मतलब जो पेड़ होता है, पेड़ का फल खाते हो ना, स्टेम तो नहीं खाते हो, हमने स्टेम यूज कर रहे हैं इस बार। हस्क यूज कर रहे हैं। हस्क मतलब जैसे नारियल पानी अगर आपने पिया हो तो नारियल पानी का जो बचा हुआ जो सॉलिड पार्ट है वो यूज कर रहे हैं। जैसे वुड चिप्स, वुड चिप्स जैसे आपने कभी किसी कारपेंटर के पास जाना, कारपेंटर के पास देखोगे जो वो वुड को मतलब जब कोई फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो उसको घिसते हैं। घिसने में कुछ छोटी छोटी चिप्स निकलती हैं लकड़ी की, वो वुड चिप्स। कोई फ्रूट की स्किन है, जैसे केले के छिलके हैं, ठीक है, कुछ पीलिंग्स है, इन सब को अब आप यूज कर रहे हो। तो ये सब ऐसी चीजें जो आप खाते नहीं हो ना। तो अगर खाने वाली चीज यूज कर रहे हो वो फर्स्ट जनरेशन थी। अब आप नॉन फूड क्रॉप्स यूज कर रहे हो, ठीक है, वो किस में आ गई, सेकंड जनरेशन में आ गई। इसमें आप क्या क्या कैसे बायोफ्यूल बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप सेल्यूलोज बना रहे हो, इथेनॉल बना रहे हो, बायोडीजल बना रहे हो। देखो मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर ये सवाल आ गया ना कि इथेनॉल कौन सा जनरेशन बायोफ्यूल है, मेरे को हवा नहीं लगेगी कि फर्स्ट जनरेशन है सेकंड जनरेशन है। तो मैं उस लेवल पे आपको रेडी करना चाहता हूँ ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो, ठीक है। एग्जामिनर के सामने अगर आप जाओ ना, स्टैंड करो, तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मुझे चीजें पता है, आई नो द थिंग्स, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो पहला जनरेशन देख लिया, दूसरा जनरेशन देख लिया। दूसरे में सेल्यूलोज, बायो, ये इथेनॉल, बायोडीजल। तो अभी जैसे हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल कौन सा जनरेशन बायोफ्यूल है, तो सर ये सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल है, ठीक है सर। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल पे। इसमें आप क्या करोगे, जैसे पहले में फूड क्रॉप यूज की, दूसरे में नॉन फूड क्रॉप यूज करें, इसमें हम थोड़ा और एडवांस हो गए। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे, जैसे एल्गी यूज करेंगे, ठीक है। इनसे क्या बनाते हैं, जैसे हम ब्यूटेनॉल बनाएंगे, ठीक है। इससे जो बनने वाला बायोफ्यूल का एग्जाम्पल है ब्यूटेनॉल। तो अब देखो हर एक क्रॉप की एक डिसएडवांटेज थी, इसीलिए हमने अगली कैटेगरी बनाई। जैसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जब हमने बनाया तो फूड क्रॉप यूज कर रहे थे। अब इससे हो क्या रहा था, अगर खाने की क्रॉप को आप उससे फ्यूल बनाने लगोगे तो फ्यूल में पैसा ज्यादा है, तो आप तो सबका फ्यूल बना दोगे, फिर खाने के लिए बचेगा क्या। तो इससे क्या होगा, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगी, हंगर बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम किस पे आए, नॉन फूड क्रॉप्स पे आए। अब नॉन फूड क्रॉप्स पे क्या था, इनकी जो प्रोडक्शन है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा था।
हालांकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन था तो कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन फ्यूल वो यहाँ पर कम हो रहा था, फिर इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो इसीलिए हमने क्या यूज करा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी यूज करा। अब इनमें क्या डिसएडवांटेज थी, तो इसमें ये एडवांटेज थी कि इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, ये फ्यूल बनाने में आप कुछ फर्टिलाइजर्स यूज करोगे, उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा। तो मतलब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आने लगी थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल से, इसीलिए इसको और हम आगे ले गए, फिर हमने बनाया फोर्थ जनरेशन फ्यूल। इसमें हमने क्या करा, इसमें जो क्रॉप्स यूज हो रही है, ठीक है, अब देखा इवोल्यूशन ऐसे हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन में आपने फूड क्रॉप्स यूज करें, सेकेंड जनरेशन में नॉन फूड क्रॉप्स यूज करें, थर्ड जनरेशन में आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करें, अब फोर्थ जनरेशन में आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स यूज कर रहे हो, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स यूज कर रहे हो। सर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का मतलब क्या है, देखो ऐसा होता है कि जैसे हमारे घर में कोई बेबी आया, ठीक है, तो जो भी बच्चा आता है तो वो कैसा होगा, गुस्से वाला होगा, ज्यादा परेशान करता होगा, सीधा बच्चा होगा या नटखट होगा, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये उसके जीन में जो आ गया उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही उसके जीन चेंज कर दो, आप जीन में उसके ऐसे ट्रेस डाल दो कि वो बिल्कुल ओबीडियंट बच्चा बन के निकले, ठीक है, उसके जीन में एडिटिंग कर दो, जीन से ही तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है, उसमें जीन में क्या कर दो, ऐसी एडिटिंग कर दो कि बच्चा कैसा बने, ओबीडियंट बने, तो इसी को क्या कहते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग। तो ये क्रॉप्स में यूज की जाने वाली टेक्निक है, ताकि इस तरह की क्रॉप्स यूज बना सकें जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो, जो पॉल्यूशन कम करे। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप्स के जो जीन्स होते हैं उनको ही चेंज कर देते हैं, इसी को कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग। तो थर्ड में क्या हो रहा था, ग्रीन हाउस गैस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने क्या करा, इस बार ऐसी क्रॉप बनाएंगे, उनको जेनेटिकली इंजीनियर इस तरह से करेंगे ताकि वो कार्बन को ज्यादा कंज्यूम करें, ठीक है, कार्बन को ज्यादा कंज्यूम करें, और जो उनका एमिशन है वो और ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, उनका एमिशन और ज्यादा कम हो जाए। देखो सम ऑफ दीज फ्यूल्स आर कंसीडर्ड एज कार्बन निगेटिव, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन में कार्बन ज्यादा कंज्यूम हो जाता है कंपेयर टू जितना वो कार्बन आउटपुट में दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो रहा है, आप कार्बन भी इन्वायरमेंट से निकाले ले रहे हो, यस और नो। मतलब ऐसे बायोफ्यूल्स आप बनाओ, हम ऐसी क्रॉप्स यूज करेंगे जिनकी प्रोडक्शन में कार्बन ज्यादा खर्च हो जाएगा कंपेयर टू जितना वो एमिट करेंगे, तो इससे तो सर कार्बन निगेटिव सिचुएशन आ जाएगी। तो ये तो इस चीज को खत्म करना जरूरी था, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। तो ये बायोफ्यूल वाली कहानी क्लियर है कि नहीं, सो तो नहीं गया कोई, बोर तो नहीं हो रहा है, यस और नो, इज दैट क्लियर और नॉट। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड पे क्यों आए, थर्ड से फोर्थ पे क्यों आए, जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप का क्या मतलब होता है, ये सारे टर्म्स क्लियर हैं सर कि नहीं है। देखो ये अपने आप में ना एनवायरनमेंट में बहुत टिपिकल टर्म्स होते हैं, मतलब इन्हीं को लोग पढ़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं पूरी इन्वायरमेंट, लेकिन है कुछ भी नहीं। देखो आपकी जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो, ऐसी कोई भी चीज आपकी लाइन में नहीं है जो आपकी समझ से बाहर हो, बस थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका है, आप उनको कैसे लेते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन थिंग। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है, ओके सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा। अपीडा मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका काम क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड होता है उसको एक्सपोर्ट करवाने का काम अपीडा का होता है। तो उन्होंने लॉन्च किया है डैश फ्री मिलेट प्रोडक्ट, मतलब मिलेट जो आपका अनाज होता है, बाजरा होता है, ठीक है, उसमें से एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, उसको रिमूव कर दिया हर एज ग्रुप के लिए। तो वो कौन सा आपका प्रोडक्ट है जिसको उन्होंने रिमूव करा, मतलब ऐसा कौन सा प्रोटीन है या ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो उन्होंने क्या करा है, रिमूव कर दिया है अपने सारे प्रोडक्ट में से। कोलेस्ट्रॉल,
भैया कोलेस्ट्रॉल ऑयल में होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ग्लूटीन। ठीक है, उन्होंने क्या रिमूव किया सर? ग्लूटीन रिमूव किया। अच्छा ग्लूटीन होता क्या है ये समझ लो। ठीक है, ग्लूटीन जो आपका जैसे व्हीट प्लांट हो गया और भी अलग इसी तरह के जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स में एक टाइप ऑफ प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूटीन कहते हैं। अब देखो ग्लूटीन से समस्या क्या हो रही थी। तो एक्चुअल में जो इंजान ह्यूमंस में कुछ इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स क्या होते हैं? जो इंजाइम्स वो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को इनहेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, तो उसका नाम है प्रोटीज। जो इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई। ठीक है, जो फूड के ब्रेकडाउन में एंजाइम हेल्प करता है, हो सकता है यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, फूड एंजाइम के ब्रेकडाउन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? वो है आपका सर प्रोटीज। ध्यान रखना प्रोटीज। ठीक है, तो इसका काम क्या है? फूड का ब्रेकडाउन और बॉडी प्रोसेस प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन्स क्या होता है? ये आपके प्रोटीन्स जो बॉडी में उसको तो प्रोसेस कर लेता है, लेकिन जो मिलेट्स के साथ ग्लूटेन जा रहा है उसको ब्रेक नहीं कर पाता, उसको नहीं तोड़ पाता है। और ग्लूटीन बहुत आसानी से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें चला जाता है। ठीक है, कई लोग तो ग्लूटीन को हैंडल कर लेते हैं। अब जो ग्लूटीन है वो अनडाइजेस्टेड है, उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, तो कई लोग तो ग्लूटीन हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ग्लूटीन समस्या पैदा कर सकता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है, मतलब हो सकता है इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, और उससे एक डिसीज क्रिएट हो जाती है सीलियक डिसीज। ठीक है, तो सीलियक डिसीज इज रिलेटेड टू ग्लूटेन। तो ग्लूटेन से होने वाली जो डिसीज है सेलियक डिसीज, इसमें फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आप कह सकते हो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ग्लूटीन को हटाना जरूरी है ताकि ये जो इंटेस्टाइन वाली समस्या है इसको हम खत्म कर पाए। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार फाइनली गिव मी अ थम्स अप अगर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है सर, तो आज की क्लास में हम यही 10 क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, भले क्वेश्चन कम करो लेकिन आज सीख के बढ़िया से जाओ। ठीक है, आज आप नोटिस करोगे काफ़ी चीज़ें आज हमने सीखी। ठीक है, बायोफ्यूल्स वाला पार्ट सीखा, तो बायोफ्यूल्स के बारे में आप पढ़ना कि सरकार ने कौन कौन सी बायोफ्यूल के रिलेटेड पॉलिसी बनाई है। ठीक है, ये आप कुछ होमवर्क में भी करा करिए, ऐसी तो चीज़ें सीखेंगे। आप पढ़िए कि बायोफ्यूल्स के रिलेटेड सरकार ने क्या पॉलिसीज बनाई हैं। अभी ग्लूटीन के बारे में हमने पढ़ा, ग्लूटीन से होने वाली सेलियक डिसीज, इसमें क्या होता है, ये कैसे होती है डिसीज, थोड़ा सा सेलियक डिसीज के बारे में पढ़िए। ठीक है, तो ये सारा पार्ट आपको अपनी तरफ से भी खुद से भी करते रहेंगे तो और आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है सर, चलिए जी, तो आज इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।